अपॉर्चुनिटी। ये बात सही है कि एक बच्चे को उच्च बुद्धि यानी हेरिडिटी से उसका आईक्यू अच्छा मिला है, बुद्धि का स्तर जो कि हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होता है वो अच्छा मिला है। एक प्रवृत्ति आनुवांशिक है, यानी ये जो प्रवृत्ति आपकी आनुवांशिक है, ठीक है, लेकिन उत्तेजक शैक्षिक अवसर यानी या फिर कहूं कि सुगम वातावरण नहीं मिला जहां उसका ब्रेन को स्टिमुलेशन मिले, उसके दिमाग के विकास के लिए उसको चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मिले, वो मिला ही नहीं। तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, अच्छी शिक्षा ही नहीं मिली, तो दिमाग का विकास जितना हो सकता था या जो आईक्यू मिला था उस लेवल पे वो पोटेंशियल बाहर निकल के कभी आ ही नहीं पाएगा। बहुत केस में ऐसा होता है, ये बात सही है। फिर भी देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन, अ चाइल्ड्स बिहेवियर इज एंटायरली कंट्रोल्ड बाय द जेनेटिक मेकअप रिगार्डलेस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि बच्चे का जो व्यवहार है वो सिर्फ हेरिडिटी से निर्धारित होता है और एनवायरमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। भाई जिस एनवायरमेंट में आप रहते हैं उससे आपका व्यवहार बहुत हद तक प्रभावित होता है, तो ये कहना तो गलत होगा। फिर है थर्ड ऑप्शन, अ चाइल्ड रेज्ड इन अ नर्चरिंग एनवायरमेंट विल ऑटोमेटिकली डेवलप हाई इंटेलिजेंस इवन विदाउट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। यानी एक बच्चा जो एक नर्चरिंग एनवायरमेंट में बड़ा हुआ है, जिसको एक अच्छा एनवायरमेंट मिला है, वो ऑटोमेटिकली ही हाई इंटेलिजेंस डेवलप कर देगा, बेशक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन उसको ना मिला हो, यानी बेशक आईक्यू या हेरिडिटी से, पेरेंट्स से, जेनेटिक्स से उसको बुद्धि का स्तर उतना अच्छा ना मिला हो या बिल्कुल खराब मिला हो, लेकिन फिर भी अच्छा एनवायरमेंट एकदम उसको बढ़िया से स्कूल में भेज दोगे तो बुद्धि आ जाएगी, अचानक से आईक्यू बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर बेसिक, हमने कहा ना बेसिक लिमिट, रॉ मटेरियल लिमिट सेट करती है हेरिडिटी, लोअर लिमिट भी और हायर लिमिट भी। लोअर लिमिट अगर आईक्यू ही 20 है तो बच्चा कितने भी महान स्कूल में भेज दो आप, वो तो अपना ध्यान भी नहीं रख पाएगा 20 आईक्यू वाला बच्चा, है ना। अगर आईक्यू ही एकदम एवरेज से भी बहुत कम है तो आईक्यू थोड़ी बढ़ा दोगे आप। इंटेलिजेंस या आईक्यू को भी अगर हम साइड कर दें, जो इंटेलिजेंस की बात हम कर रहे हैं कि हमें पेरेंट्स से मिल रही है, हेरिडिटी का बहुत बड़ा रोल है बुद्धि में, अगर बिल्कुल ही वो खत्म मिली है तो कैसे एनवायरमेंट उसको बढ़ा देगा, तो ये कहना तो गलत होगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिला तो भी बेकार, और एनवायरमेंट मिल गया और आपको इंटेलिजेंस नहीं मिली तो भी दिक्कत है। Heredity dictates an individual's future while environmental factors do not have any significant impact। भाई environment का भी बहुत significant impact है और heredity का भी। विराट कोहली में मान लीजिए हेरिडिटरी क्षमता है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, कुछ हद तक रही होगी, लेकिन अगर वो एनवायरमेंट 7-8 साल की उम्र से ही वो सही एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो आप हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों के ही इंटरप्ले से आपका डेवलपमेंट हो सकता है, हवा में नहीं। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अ चाइल्ड इनहेरिट्स अ प्रीडिस्पोजिशन फॉर हाई इंटेलिजेंस हेरिडिटी बट डज नॉट रीच देयर फुल पोटेंशियल ड्यू टू अ लैक ऑफ स्टिमुलेटिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो यदि एनवायरमेंट सही नहीं मिला तो वो पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा, बेशक हेरिडिटरी क्षमता ज्यादा मिली हो, ये बात एकदम सही है। क्लियर है बात। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट की जब हम बात करते हैं तो नेचर कहा जाता है हेरिडिटी को, यानी प्रकृति को जिसमें बदलाव संभव नहीं है, जो फिक्स्ड है, बहुत कई जनरेशंस में जाकर के बहुत स्लो चेंजेस होते हैं। तो नेचर की जब हम बात कर रहे हैं इसको हेरिडिटी कहेंगे, हेरिडिटी, जेनेटिक्स जो आप कहना चाहें, आनुवांशिकता, और ये क्या है, फिक्स्ड है या मैं कहूं स्टैटिक है, स्थिर है। ठीक, इसमें रोज रोज बदलाव नहीं होंगे कि आपको आंखों का रंग काला मिल गया, अब आप कल मम्मी को जाके कहें मम्मी ब्लू आईज चाहिए, हिप्नोटाइज करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेरिडिटी क्या है, स्टैटिक है, फिक्स्ड है, अपनी मर्जी से लेंस लगा के चेंज कर सकते हो, वो एनवायरमेंट का रोल है, उसमें हेरिडिटी बाद में चेंज नहीं होगी। ठीक, जो आपका जेनेटिक मेकअप है उसको ऐसे हवा में नहीं बदल सकते हो आप। ठीक, फिर आते हैं नर्चर पे। नर्चर की जब हम बात करते हैं तो ये पोषण है, और ये बहुत बड़ा विवाद है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट चलती है आपके कहा, किस चीज में, आपके पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी की एक बड़ी डिबेट है मनोविज्ञान की। तो अगर हम देखें नर्चर को, तो नर्चर क्या है, एनवायरमेंट है। यहाँ भाई पोषण जैसे एक पौधे को मिल रहा है, किस तरह का सनलाइट, मतलब उसको सनलाइट मिल रही है या नहीं, उसको खाद टाइम पे मिल रही है या नहीं, पानी मिल रहा है कि नहीं, तो ये एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट तो डायनेमिक है, परिवर्तनशील है ना। आप ब्लू लेंस ले आइए जाकर के और हिप्नोटाइज करिए ब्लू आईज बना करके, ये एनवायरमेंट से तो संभव है लेकिन हेरिडिटी से संभव नहीं है, बाद में वहां परिवर्तन संभव नहीं है। एनवायरमेंट संभव है, डायनेमिक है, ये तो चेंजेबल है, मॉडिफिएबल है, कभी भी परिवर्तित कर लो। आज शहर में रहते हो, कल गांव में चले जाओ, गांव में रहते हो, परसों अमेरिका चले जाओ। ये क्या है, डायनेमिक है, मतलब किया जा सकता है, आपके रीजंस डिफरेंट होंगे, वो बात अलग है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन ही सही था। 15th क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के, फटाफट से पढ़ेंगे और बताइएगा कि क्या कह रहे हैं आप। Inclusive education seeks to provide a supportive environment for all learners. Which of the following strategies is most effective in overcoming physical and attitudinal barriers in an inclusive classroom? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी शिक्षार्थियों के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करना है। समावेशी कक्षा में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे ज्यादा प्रभावी होगी? यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में हर तरह के बच्चे को आपको इंक्लूड करना है और बाधाओं को हटाना है।
ठीक है ना। कोई कह रहा है साइकियाट्रिस्ट जो है वो कर सकते हैं हिप्नोटाइज, हाँ वो फिर अलग कहानी है, ये सिगमंड फ्रॉइड की थियरी है आपकी जिसमें ये सब बातें होती हैं। देखिएगा, डिजाइनिंग द क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी व्हील चेयर एक्सेसिबल वाइल ऑल्सो कंडक्टिंग रेगुलर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स एंड पीयर्स टू प्रमोट एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। यानी कक्षा के बुनियादी ढांचे को व्हील चेयर सुलभ बनाने की कोशिश, वाइल कंडक्टिंग रेगुलर सेंसिटाइजेशन, जहां जहां जरूरत पड़े संवेदनशीलता लाओ, टीचर्स में एम्पैथी लाओ और परिवर्तन लाओ इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये व्हीलचेयर एक्सेसिबल बनाने का मतलब यहां ये है। चलो ठीक है। प्लेसिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन सेपरेट क्लासरूम, नहीं सेग्रीगेट नहीं करना, सेपरेट नहीं करना, लेबल नहीं लगाना, रैंक नहीं करना। थर्ड है प्रोवाइडिंग असिस्टिव डिवाइसेस फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज बट मेंटेनिंग अ स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। नहीं भाई, फ्लेक्सिबल रखो करिकुलम। अवॉइडिंग डिस्कशंस, यूनिफॉर्म मत रखो, सेम मत रखो सबके लिए। अवॉइडिंग डिस्कशंस अबाउट डिसेबिलिटीज इन द क्लासरूम, कोई डिस्कशन मत करो डिसेबिलिटी पे, ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है कि ढांचे में अगर जरूरत पड़े तो परिवर्तन कीजिए, और टीचर्स में भी जो उनके पर्सनल बायस हैं संवेदनशीलता पैदा कीजिए चर्चा करके। बच्चों में भी एटीट्यूड में भी परिवर्तन लाइए, नजरिए में भी परिवर्तन लाइए क्लासरूम में, तब जाकर के आप हर तरह के बच्चे को इंक्लूड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स ऑफन हिंडर इफेक्टिव लर्निंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग प्रैक्टिसेस इज बेस्ट सूटेड टू ओवरकम दीज बैरियर्स। समावेशी कक्षाओं में भाषा और संचार संबंधी बाधाएं अक्सर प्रभावी शिक्षण में बाधा डालती हैं। यानी समावेशी कक्षा में यदि लैंग्वेज की दिक्कत है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है व्यक्ति या बच्चा, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए आपको क्या करना है भाई। टीचिंग में प्रॉब्लम आएगी अगर आप अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं, दूसरे की बात को नहीं सुन पा रहे हैं तो। नहीं, नए क्वेश्चन है भाई ममता। देखिए, टॉपिक्स पे बेस्ड है पीवाईक्यू के ऑफ कोर्स। Using only verbal instructions during lessons, assuming all students can follow without additional support. यानी पाठों के दौरान केवल मौखिक निर्देश दीजिए। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ मौखिक रूप से निर्देश देना नहीं है, चाहे आप बच्चे को कोई पिक्चर दिखा करके, सुनवा करके, चाहे साइन लैंग्वेज का यूज कीजिए, क्योंकि इंक्लूसिव क्लास है तो हर तरह का बच्चा होगा। एक बच्चा हो सकता है जो मूक बधिर हो, डेफ एंड डम हो, एक बच्चा हो सकता है जो देख ही ना पाता हो, दूसरा बच्चा हो सकता है जो सुन ही ना पाता हो, लेकिन कम्युनिकेट यानी अपनी बात आपको सब तक पहुंचानी है। तो सिर्फ मौखिक ओरल इंस्ट्रक्शन देकर के काम चल जाएगा, गलत बात है ना। फिर आता है इनकॉर्पोरेटिंग विजुअल एड्स, साइन लैंग्वेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एंड मल्टीलिंगुअल मटेरियल्स टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेशन नीड्स कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग एक्टिविटीज। यानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि दृश्य सहायता यानी आप एड्स दे रहे हैं, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो बच्चा देखने में दिक्कत है वो सुन सकता है, चाहे वो ब्रेल लिपि है, चाहे वो आपकी मल्टीलिंगुअल मटेरियल है कि एक भाषा में नहीं समझ पा रहा उसकी मातृभाषा में भी दिखाओ उसको। तो मान लो अगर आपका कोई पेन लिखा है तो वो हिंदी में कलम भी लिखा है साथ में, तो ये मल्टीलिंगुअल मटेरियल हो गया, है ना। तो भाषा भी बाधा नहीं बनेगी फिर वहां पे। ठीक, डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के बच्चों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करा रहे हैं, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, बच्चे के पक्ष में है ये ऑप्शन, तो यही सही है। फिर भी थर्ड और फोर्थ को चेक कर लेते हैं। फोकसिंग प्रीमारिली ऑन द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन टू मैक्सिमाइज एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी आप क्या करेंगे, प्रोफिशिएंट आर इन द स्टूडेंट्स हु आर प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन टू मैक्सिमाइज, यानी उन्हीं बच्चों की नीड पे फोकस करेंगे जो भाषा में अच्छे हैं, जिससे रिजल्ट बेहतर हो जाए। नहीं, हर बच्चे को साथ लेके चलना है। एजुकेशन फॉर ऑल, रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स विद कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज टू वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट कोलैबोरेशन टू अवॉइड। कोलैबोरेट तो कराना है, ऐसा नहीं है कि आप कोलैबोरेशन ना कराएं, एक दूसरे के सहयोग को हटा ही दें। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कोहलबर्ग के बारे में हो रही है बात, फटाफट से पढ़िएगा, थोड़ा सा लेंदी सवाल है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ अगर आपको आलस आ रहा हो तो। देखिएगा, लॉरेंस, पेपर में खुद पढ़ लेना, मैं नहीं आऊंगी। लॉरेंस कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। जो लेवल हैं वो 3 स्तर हैं। प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व पारंपरिक, कन्वेंशनल यानी पारंपरिक, और पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर पारंपरिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं, यानी टोटल 6 स्टेजेस हैं, चरण हैं और 3 स्तर हैं। बेस्ट रिफ्लेक्ट्स कोहलबर्ग्स पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जो हाईएस्ट लेवल है, परंपरागत बोल सकते हो आप इसको, यानी परंपराओं के परे ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, वेयर इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। व्यक्ति जो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पे, यानी वो उसके खुद के प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पे वो लेगा डिसीजन। पहला है इंडिविजुअल्स एट द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल मेक मॉरल डिसीजंस बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर्स। तो ये तो अप्रूवल ऑफ अदर्स पहला लेवल हो गया, पनिशमेंट से बचने के लिए, रीजन बाहर है इसका। Individuals at the post-conventional level tend to prioritize social order and obey rules to maintain harmony within the society. ये सेकेंड लेवल है कि रूल्स को मान रहे हैं क्योंकि हार्मनी चलती रहे, नहीं। फिर है इंडिविजुअल्स एट द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कंसिडर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स सच एज जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी, समटाइम्स इवन डिफाइंग लॉज और अथॉरिटी व्हेन दे कॉन्फ्लिक्ट विद दीज प्रिंसिपल्स। अपने सिद्धांतों के सामने अगर कुछ आड़े आएगा, अगर अपने सिद्धांतों के, चाहे वो लॉज ही क्यों ना हो, तो उनको भी बदलने के लिए व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। यही है कि यहां पे बात चल रही है कन्वेंशन के परे है, आपके खुद के एथिकल प्रिंसिपल्स पे आप चलेंगे।
इंडिविजुअल्स एट दी, यानी आपका खुद का सही गलत, इंडिविजुअल्स एट द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल मेक डिसीजंस बेस्ड सोनली ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड द डिजायर टू गेन रिवॉर्ड्स और अवॉइड पनिशमेंट। ये भी आपका बिल्कुल सेल्फ इंटरेस्ट पे चल रहा है, तो म्यूचुअल इंटरेस्ट फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड स्टेज है, और तो थर्ड ही यहाँ पे सही है, जो लास्ट या हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के लेवल पे है, यानी आपके नैतिक विकास के हाईएस्ट लेवल पे है, सिक्स्थ स्टेज पे है, पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज फेस यूनिक चैलेंजेस इन एजुकेशनल सेटिंग्स, विच ऑफ द